नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीबी यादव आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति पे बहुत सारा मैटर मिल जाएगा आपको। वैसे जब आप यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, बहुत सारा लिटरेचर भी मिल ही जाएगा आपको। ओरिजिनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के रिगार्डिंग किस तरह के सवाल हो सकते हैं और कैसे नई शिक्षा नीति पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स को तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में मेरी विशेष चर्चा रहेगी। मेरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अपना एक काम रहा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत सारे कम से कम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मुझे कई व्याख्यानों में भागीदारी का मौका मिला है। मैंने मेरी पहली पुस्तक थी देश के विमर्श। पहली पुस्तक तो नहीं, ये एक पुस्तक थी। इससे पहले भी मेरी दो पुस्तकें आ गई थी। इस पुस्तक का पहला ही चैप्टर जो 2021 में मेरी ये पुस्तक पब्लिश हुई, उसका पहला ही चैप्टर मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लिखा। तो अपना एक काम है जिस पे मैं अपने व्याख्यान भी देता रहता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि ये एक टॉपिक भी ऐसा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? 2040 तक आने वाले लगभग 16-17 सालों तक का जो एजुकेशन सिस्टम होगा, उसके जितने भी प्रोग्राम्स, पॉलिसी या जो कानून है या जो पूरा मैकेनिज्म है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही गवर्न होगा। यहाँ तक कि आप तो एस्पिरेंट्स हैं, तो निश्चित तौर पर ही आपके इंटरव्यू में इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे ही होंगे। हम जैसे लोग जो पहले से हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी 1 वीक का न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मतलब एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है। अदरवाइज़ हमारे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके भी वेतन वृद्धि और आपका पदोन्नति वगैरह नहीं होती है। तो इतना गंभीरता से जब सरकार ले रही है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टॉपिक को मेरा सजेशन है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स को कि वो सीरियसली इस टॉपिक को पढ़े। इससे संबंध में आपको जैसा पता भी है कि हम लोग इंटरव्यू का प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। एक लिटरेचर भी मैं बना रहा हूँ मेरे इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सीबी कैंपस ऐप, C फॉर कलकत्ता, B फॉर बॉम्बे, सीबी कैंपस ऐप है, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसमें जो कोर्स है उससे सिर्फ लिंक होंगे, उसमें कोई मैटर नहीं है ज़्यादा। फिर हमारा कॉल आ जाता है और इस तरह से आप कोर्स से हमारा जो इंटरव्यू प्रोग्राम्स है उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बड़ा टॉपिक है। किसी एक वीडियो में 20-25 मिनट के एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि उस पर चर्चा की जा सके, सारी बातों को डिफाइन किया जा सके, क्योंकि एक इसमें कॉलेज एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत गहरे तक जा कर के उसमें उतरना पड़ता है। मैं 3-4 वीडियो के माध्यम से इसके अलग अलग पक्षों को खोलूँगा। आज मैं केवल और केवल भारत में जो शिक्षा नीतियाँ रही है और उसमें जो नई शिक्षा नीति रही है उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और फिर थोड़े 2-3 जनरल क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में मैं जो स्कूल एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजंस और जो बदलाव है उस पर चर्चा करूंगा, फिर हायर एजुकेशन पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, बिना कोई समय गवाए अब मैं नई शिक्षा नीति पर जो वार्तालाप होगी आपके और जो साक्षात्कारकर्ता के बीच में जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बीच में वार्तालाप का एक दौर शुरू होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन के भीतर जो आप आंसर देंगे उसके भीतर फिर दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, इस तरह से चीज़ें होती है। लेकिन मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले बताता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो कोई 2020 में लागू नहीं हो गई है। एक तो इस बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ आप बहुत बड़ी मात खाने वाले हो। शिक्षा नीति कोई कानून नहीं होता है, ये एक ड्राफ्ट होता है जो आने वाले समय में, मतलब उसके बाद के समय में सरकारों को, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल बॉडीज जहाँ है उनको, सरकारों को शिक्षा के संदर्भ में किस तरह के कानून, किस तरह के प्रोग्राम्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, उनको एक दिशा देती है और शिक्षा का एक स्ट्रक्चर तय करती है कि कैसे हमको हमारी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना चाहिए।
हमारी जो ये शिक्षा नीति है उसके लक्ष्य 2040 तक है। ध्यान दीजिए इस बात को। 2040 का मतलब है कि नई शिक्षा नीति के अलग अलग पैरामीटरों को 2040 तक पूरा करना है। ठीक है, तो एक तो ये कभी भी ये नहीं है कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई उसके सारे प्रोविजंस लागू हो गए, ऐसा नहीं है। तो आपसे पूछेंगे कि क्या आप नई शिक्षा नीति जानते हो, क्या जानते हो इसके बारे में, होता है ना कि क्या जानते हो, तो आप बताने लगो कि नई शिक्षा नीति आई है, वो किसने बनाई है, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर सवाल होगा उसमें कि ये जो शिक्षा नीति का ड्राफ्ट है ये किसने बनाया। आपसे पूछा कि अच्छा आप जानते हैं, तो आपने निश्चित तौर पर ये भी पढ़ा होगा कि शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है उसका ड्राफ्ट किसने बनाया। यहाँ पे भी बड़ा पेज है। पेज क्या है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो एक कमेटी जून 2017 में बनाई थी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी जो इसरो से जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने ये ड्राफ्ट बनाया। ये इतना तो मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन ये आंसर अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद में एक क्वेश्चन ये आने वाला है कि आप श्योर हो कि इसी कमेटी ने ये ड्राफ्ट बनाया। तब आपका जवाब, आपको अगर पूरी गहराई से पता है तो आप बताएंगे नहीं सर, इस कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट बनाया, लेकिन इससे पहले भी 2015 में नई शिक्षा नीति पे एक कमेटी बनाई थी TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जिसने 2017 में एक रिपोर्ट दी, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। क्यों नहीं लागू हुई, ये भी फिर आपको कारण पता हो। आप बताएंगे कि उस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा गया तो उस पर एक सहमति नहीं बन पाई, इसलिए फिर एक दूसरी कमेटी बनाई डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में। तब फिर उसका जो ड्राफ्ट है, जो दोनों कमेटियों का एक सम्मिलित जो ड्राफ्ट है, वो नई शिक्षा नीति 2020 के तौर पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद में सरकार ने इसको पब्लिश किया। तो आप इस तरह से बताएंगे कब पब्लिश किया, ये जो है कब पब्लिश हुआ, तो आप बताएं 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई, उसके साथ ही ये पब्लिश हो गई थी। तो ये बेसिक सी चीज़ आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल आपसे तुरंत चले जाएंगे गहरे से गहरे। आपसे पूछेंगे कि अच्छा तो अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ लागू हुई, तो आप सभी इतना जानते होंगे, अब तक 3 शिक्षा नीतियाँ लागू हो चुकी हैं। 1968 की पहली शिक्षा नीति, 1986 की दूसरा शिक्षा नीति, 2020 की तीसरा शिक्षा नीति। तो सवाल ये है, क्या ये 3 ही शिक्षा नीति है? इसमें भी एक बड़ा पेज है। जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 की जो शिक्षा नीति थी, वो संशोधित प्रारूप के तौर पर 1992 में 1992 में लागू हुई, और बेसिकली वही शिक्षा नीति जो 1992 वाली थी वही कंटिन्यू की। तो यहाँ भी कई तरह की चीज़ें हैं जो आपको बहुत गहराई से जाके समझ लेना चाहिए। 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो क्यों संशोधित करना पड़ा? बेसिकली उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उस शिक्षा नीति के कई ऐसे प्रोविज़न थे, विशेषकर एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा को लेकर के एक बात कही गई थी, कुछ 2-3 चीज़ें और थी जिनको लेकर के खुद कांग्रेस के भीतर और कैबिनेट में विरोध उठे। तब एक नई कमेटी बनाई और उस नई कमेटी के चेयरमैन थे आचार्य राम मूर्ति जी, जो 1990 में बनाई। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर फिर 1992 की संशोधित शिक्षा नीति का प्रारूप आया, दूसरी शिक्षा नीति का प्रारूप आया। ये हो गया। तो सवाल आएंगे, अच्छा पहला शिक्षा नीति का फिर किसने बनाई? तो पहला शिक्षा नीति जो है वो हमारे राजस्थान से जुड़े हुए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सवाल के भीतर सवाल पूछेंगे यहाँ, तो आप पहले अपनी तरफ से बता दें तो बहुत बढ़िया बात है। आप बताएंगे राजस्थान से जुड़े हुए बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, डॉक्टर DS कोठारी जी, वो उसके अध्यक्ष थे। पूरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, नहीं है तो दौलत सिंह जी कोठारी जी, ये पहले शिक्षा नीति का जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। आपसे सवाल के भीतर सवाल फिर और भी पूछ सकते हैं कि अगर फिर आप इतना बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सब चीज़ें बताई, तो DS कोठारी जी का नाम और किस लिए जाना जाता है और शिक्षा में उनका योगदान क्या है? तो ध्यान रखिए मित्रों, DS कोठारी जी को फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए कम जाना जाता है। बेसिकली उन्हें ज़्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि 1964 में जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था उसके वो चेयरमैन थे, और
अभी तक का जो शिक्षा का मॉडल है वो जो हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन था 1964 में बना, उसमें जो ड्राफ्ट बना था उसी के आधार पे आज भी शिक्षा का मॉडल लगभग वही है। जो 10+2 का जो मॉडल आया था वो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं, उससे पहले हमारा नेशनल जो एजुकेशन कमीशन था, DS कोठारी आयोग, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तो कोई जानता भी नहीं है, उसे कोठारी आयोग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उसके ड्राफ्ट पे ही पूरा हमारा शिक्षा का मॉडल, विशेषकर हमारा स्कूली शिक्षा का मॉडल उसी पे ज़्यादा बेस है। तो आपको DS कोठारी जी के बारे में कहाँ से रिलेटेड है, उदयपुर से संबंधित है, तो ये सवाल पे सवाल आते जाएंगे। और मान लो कि सवाल थोड़ा और पीछे चला जाए, सवाल ये चला जाए, अच्छा आप बताइए कि आज़ादी से पहले भी क्या कोई शिक्षा आयोग बना था? क्योंकि सवाल के भीतर सवाल तो जा सकता है। तो आप बताएंगे हाँ सर, आज़ादी से पहले भी शिक्षा से संबंधित आयोग बना था, उसे हंटर आयोग कहते हैं। 1882 में जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे तो 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, नहीं है, भारतीय शिक्षा आयोग बना था, और उसके अध्यक्ष जो थे वो विलियम हंटर थे, और इसे हंटर आयोग के नाम से ज़्यादा जानते हैं, आपको पूरा नाम भी पता हो। और उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा आपको रिकमेंड ही करता हूँ कि जो हंटर आयोग की रिकमेंडेशन है वो भी आप देखिए, 10-12 रिकमेंडेशन आपको नेट पे मिल जाएगी। जो शिक्षा आयोग बना था 1964 उसकी भी देखिएगा। आप मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ेंगे तो मैं ज़रूर ये मैटर भी आपको देने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको इनके बारे में भी बताऊँगा। और तीसरा, आपका जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, इसके भी कम से कम 15 से 20 पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए कि क्या था, क्योंकि आपसे सवाल फिर आगे आने वाले सवाल इसी तरह के सवाल होंगे। कैसे सवाल हो सकते हैं? जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अच्छा आपने नई शिक्षा नीति को पढ़ा है, तो मेरा आपसे सजेशन है कि उसका ओरिजिनल PDF को आप डाउनलोड करके, पढ़ना भी नहीं तो कम से कम एक सुपरफिशियल देख लेना कि उनका चैप्टराइजेशन कैसे है और कितने पेज हैं, ये मोटी मोटी जानकारी आप ज़रूर जुटा लीजिएगा। तो आपसे पूछेंगे आगे, अच्छा नई शिक्षा नीति के आधार, आदर्श या लक्ष्य क्या है, ये सवाल आएगा। यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के नहीं, बल्कि मैं ये मानूंगा कि परफेक्टली आंसर देना जरूरी है, क्योंकि ये बेस है अगर आपने पढ़ा है। नई शिक्षा नीति 2020 के 5 पैरामीटर है मित्रों। पहला पैरामीटर है पहुंच, एसेस। दूसरा पैरामीटर है समानता, इक्वलिटी। तीसरा पैरामीटर है क्वालिटी, गुणवत्ता। चौथा पैरामीटर है अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता। और पांचवा पैरामीटर है अकाउंटेबिलिटी, मतलब उत्तरदायित्व। 5 पैरामीटरों पर ये एजुकेशन पॉलिसी है। सब तक पहुंच हो, सबको समान रूप से शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा पाए सरकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, अफोर्डेबल हो मतलब वहनीय सीमा के भीतर हो, और अकाउंटेबल मतलब शिक्षा के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी हो। ये 5 पैरामीटर है। आपसे फिर पूछ सकते हैं अच्छा बताओ पहली शिक्षा नीति और फिर दूसरी शिक्षा नीति और तीसरी शिक्षा नीति का आप केवल लक्ष्यों के आधार पर, मोटा मोटा लक्ष्यों के आधार पर अंतर बताओ। तो आप बताएंगे कि सर पहली शिक्षा नीति में हमारी मुख्य फोकस था वो शिक्षा की पहुंच पे था, मतलब आप शिक्षा और विशेषकर उसमें भी साक्षरता, और उसमें भी केवल प्राइमरी 8वीं तक की शिक्षा, उसकी पहुंच बढ़ाने पे था। दूसरी में हम गुणवत्ता पे भी दिए और उसका यूनिवर्सलाइज्म भी किया। जो तीसरी शिक्षा नीति है उसका हमने व्यापक पैरामीटर रखा, उसमें क्वालिटी तो है ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में हमने अकाउंटेबिलिटी भी तय की है, इक्विटी भी है, एसेस भी है। तो 5 पैरामीटर आपको पता हो। अब आपसे पूछते हैं अच्छा आप बताइए कि नई शिक्षा नीति के बारे में आप सबसे बड़ी बात जो सरकार की प्रायोरिटी तय की है वो उसको किस तरह से देखते हैं। तो कुछ चीज़ें पता हो। नई शिक्षा नीति में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रायोरिटी के लेकर के वो है कि GDP का 6%, ध्यान दीजिए कई बार चीज़ें बहुत इजी होती है लेकिन उसकी गहराई को समझना बड़ा मुश्किल होता है। GDP का 6% शिक्षा पर खर्च हो, ये नई शिक्षा नीति के भीतर है। तो यहाँ से कई सवाल उभरेंगे। पहला सवाल तो ये उभरेगा वर्तमान में GDP का कितना % केंद्र सरकार खर्च करती है, केंद्र और राज्य सरकारों के बजट को देखें तो। दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा ये लक्ष्य क्या पहली बार ही रखा है। ये 2 सवाल तुरंत आएंगे।
मित्रों, यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि हमारे जो बजट है, कि जो केंद्रीय बजट है, उस केंद्रीय बजट का लगभग केंद्रीय बजट में टोटल जीडीपी का, जो देश की जीडीपी है, बजट से हटा दीजिए, जो जीडीपी है उसका लगभग 3.5, लगभग ये 3.6 भी हो जाता है, 3.4 भी हो जाता है, तो 3.4 से लेके 3.6 मतलब 3.5% अप्रोक्सली जीडीपी का हम शिक्षा पे खर्च करते हैं। और हमें करना कितना है? 6%। तो कितना गैप हो गया? लगभग 2.5% का गैप चला आ रहा है। इससे पूरा करना इसमें लक्ष्य रखा गया है। और मैं बाद में जब इसकी समीक्षा करूंगा तो ज़रूर बताऊंगा कि पिछले 10 सालों में बजट में जो शिक्षा पर जो खर्च है वो ग्राफ ऊपर की जाने के बजाय कैसे स्लो डाउन जा रहा है, तो वो अपना एक पॉइंट फिर बाद में इसकी समीक्षा में आता है। तो ये भी एक पॉइंट आता है। तो क्या ये पहली बार लक्ष्य रखा है? तो जवाब है नहीं, ये पहली बार लक्ष्य नहीं रखा। इससे पहले भी 1968 की और 1986 की संशोधित 1992 की दूसरी शिक्षा नीतियों में भी यही लक्ष्य रखा गया था। लेकिन चूंकि शिक्षा नीति है, एक दिशा है, लक्ष्य प्राप्त हो ये तो जरूरी नहीं। तो अभी भी हम हमारे लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। तो आप ये बता सकते हो और क्या बड़ा बदलाव हुआ? तो आप दूसरा कहेंगे कि जो शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था दूसरी शिक्षा नीति में, उसे वापस जो है शिक्षा मंत्रालय, उसका नाम बदला गया है। आपसे पूछे कि क्या इस बदलाव के पीछे आप क्या मानते हो, तो आप कहिए सर ऐसे तो नाम बदलने से तो कोई खास नहीं होता, लेकिन फिर भी शिक्षा एक बड़ा व्यापक अवधारणा है। मानव संसाधन एक छोटी चीज़ हो जाती है, केवल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो हमने शिक्षा मंत्रालय नाम करके इसको एक व्यापकता दी है। ये दूसरी बात भी आप इसके संदर्भ में कह सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें तो आपको ज़रूर इसके बारे में होना चाहिए। फिर आपसे पूछेंगे कि नई शिक्षा नीति के जो ड्राफ्ट को अगर आपने देखा है तो इसको कितने पैरामीटरों पर आप तोड़ सकते हो, तो आप बताएंगे कि स्कूली एजुकेशन के बारे में इसके कुछ पैरामीटर अलग है और हायर एजुकेशन के बारे में इसके कुछ पैरामीटर अलग हैं। लेकिन इससे पहले ज़रूर कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे कि 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति और 2020 की शिक्षा नीति के भीतर आप क्या चीज़ कॉमन देखते हो और क्या चीज़ अलग देखते हो। तो कॉमन चीज़ें ज़रूर पता हो, फिर अलग वाली बातों को भी हम रखेंगे। कॉमन चीज़ ये है कि 6% जीडीपी का खर्च, ये कॉमन बात है। शिक्षा की पहुँच सब तक हो, ये भी कॉमन बात है। और त्रिभाषा फार्मूला, मतलब मातृभाषा में प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी और मिडिल लेवल तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये तीनों ही शिक्षा नीतियों के भीतर कॉमन बात है। तो कॉमन बात बहुत सारी और भी है, लेकिन आप 3 चीज़ें तो बहुत क्लियरली बताओ कि ये तीनों ही शिक्षा नीतियों के भीतर है। अंतर क्या है? तो फिर अंतर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे 1900 पहली और दूसरी शिक्षा नीति में जो हमारा स्कूली मॉडल था वो 10+2 था। 10+2 का मतलब, अभी मैं इसी पे आऊँगा, 10+2 का मतलब है कि 1 से लेके 10वीं तक एक, और फिर 11वीं और 12वीं 10+2। और अभी जो बदलाव किया है, जो बड़ा बदलाव है कि 10+2 मॉडल को रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4। और इस पे आपके कई तरह के सीरियस क्वेश्चन आने की संभावना है। 10+2 और 5+3+3+4 ये क्या है? नहीं है, इस मॉडल को भी समझना बेहद ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो दोस्तों 5+3+3+4 ये आप लोग, मुझे अच्छे से पता है कि इन्हें कितना हल्के से ले रहे हो। जैसे 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, फिर इसकी समीक्षा। तो 5 का मतलब जो है वो है 3 साल के बच्चे, 3 साल से लेके 8 साल तक की, ध्यान दीजिए 3 to 8 ईयर, ये 5 है। अब इस 5 में कौन कौन सी है? प्री प्राइमरी, मतलब जो हम LKG UKG और जो प्ले स्कूल बोलते हैं, 3 से लेके 5, ये 3 से लेके 6 साल तक का ये प्री प्राइमरी। और फिर पहली कक्षा जो होगी वो 6 वर्ष का होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो एक तरह से प्री प्राइमरी से लेके और दूसरी कक्षा तक का ये है 8। फिर 3 क्या है? 3 है 6 से 8, नहीं है, ये 3 ईयर। फिर उसके बाद में 3 ईयर, ये है 9 से
आपका 12, ये 3 ईयर का आगे का, और फिर 4 ये फिर आपका ग्रेजुएशन वाला। अब यहाँ पे 4 वाली चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको पता हो जैसे ग्रेजुएशन तो 3 ईयर की होती है, नहीं, इसमें ग्रेजुएशन के मॉडल को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ग्रेजुएशन का मॉडल जो है वो 3 साल से 4 साल में कन्वर्ट हो रहा है, और जो पीजी है जो 2 साल की होती थी वो 1 साल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके बेसिक भीतर है। आपको लास्ट में एक चीज़ और ज़रूर पूछेंगे, मैं कॉमन बात जो है वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें प्राइमरी एजुकेशन को बहुत डिटेल सी चीज़ों को खोलने वाला हूँ। वो ये पूछेंगे कि पहली शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा फॉर्मूला है, दूसरी में भी त्रिभाषा फॉर्मूला, तीसरी में भी त्रिभाषा फॉर्मूला। तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है आपसे कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, और नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला किस तरह से अलग है। ये 2 चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो है 1956 में एक कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया गया था, फिर जो हमारा शिक्षा आयोग हुआ उसने, कोठारी आयोग, उसने उसको अडॉप्ट किया और उसके बाद से चला रहा। त्रिभाषा फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि एक होगी मातृभाषा, दूसरी होगी हिंदी और अंग्रेजी, और तीसरी होगी कोई ऐसी प्राचीन भारतीय भाषा, जैसे उत्तरी राज्यों के भीतर जो हिंदी पट्टी है वहाँ संस्कृत को ये 3rd लैंग्वेज के तौर पर लिया गया। लेकिन त्रिभाषा फॉर्मूला का भी दक्षिणी राज्यों ने विरोध किया, और आप एक थोड़ा सा इसका ज़रूर स्टडी कर लीजिए कि भाषा को लेकर के भी इस देश के भीतर बहुत बड़ी समस्या रही है, विशेषकर उत्तर और दक्षिण, हिंदी और गैर हिंदी भाषी एक समस्या है, उस पर भी फिर सवाल जा सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने ये त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं अपनाया। अब सवाल ये आता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में ये मातृभाषा को लेकर के कोई अलग बात कही है क्या? तो आपका जवाब होगा सर अलग बात तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मातृभाषा में पहले प्राइमरी एजुकेशन था उसको 8वीं तक तो बिल्कुल कंपलसरी सा करने की बात है कि दी जानी चाहिए, लेकिन फिर तकनीकी जो शिक्षा है उसमें भी मातृभाषा और हिंदी भाषा मातृभाषा को प्रमोट करने की बात कही गई है। तो थोड़ा कंपैरेटिवली तौर पर मातृभाषा की शिक्षा को और इसको थोड़ा सा फोर्स किया गया है, उसे तकनीकी क्षेत्र में भी लागू करने की थोड़ी बात कही गई है। तो थोड़ा एंटाइटल किया है, उसको अलाइटमेंट किया है, उसको प्रकाशित, उस पर फोर्स ज़्यादा डाला गया है। वैसे तीनों ही शिक्षा नीतियों के भीतर मातृभाषा में शिक्षा दी जाने की बात है। आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ सकता है कि मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा का मतलब, ये भी क्वेश्चन, इसका भी मुझे पता है विद्यार्थी बहुत कुछ गलत आंसर देते हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है, जब मैं आपसे मॉक लेता हूँ, बैठता हूँ, इंटरव्यू में बैठता हूँ, मातृभाषा का लोग कहते हैं कि ये हिंदी को बढ़ावा देने की बात है। नहीं, मातृभाषा का मतलब होता है जो माता से बच्चा सीखता है। मातृभाषा जो माता से सीखता है, मतलब परिवार से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा। अलग अलग क्षेत्रों की मातृभाषा अलग हो सकती है। तो इस पे भी एक बात है। भाषा के संदर्भ पे एक क्वेश्चन और भी हो सकता है आपसे कि और बताइए कि भाषा के संदर्भ में और भी कोई बात कही गई है क्या। तो आप ज़रूर एक बात इसमें जोड़िएगा। भाषा के संदर्भ में एक बात विशेषकर जो मैं आपसे इसमें है वो है कि जो साइन लैंग्वेज है, जो मूक बधिर है, उनके लिए एक नेशनल साइन लैंग्वेज डेवलप करने की बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में क्वेश्चन बहुत होंगे, किसी एक वीडियो में हम इन्हें नहीं समेट सकते, लेकिन हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से इनको मैं बताऊंगा। अगला वीडियो मैं स्कूली शिक्षा के संदर्भ में दूंगा। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो इंटरव्यू का जो साक्षात्कार कार्यक्रम है, उसमें हम और इसकी डिटेल से अलग अलग पहलुओं पे आपसे चर्चा करेंगे। इस साक्षात्कार कार्यक्रम में आप हिस्सा लेने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप जो हमारा एक ऐप है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, उस ऐप में गूगल प्ले स्टोर पे जाके CB कैंपस, C फॉर कोलकाता, B फॉर बॉम्बे, कैंपस, CB कैंपस एक है, एक ग्रीन कलर का आपको लोगो आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और फिर आप उस पर कोर्स डिज़ाइन किया है, उसका केवल आपके पास, आप जैसे करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा और फिर वहाँ से हमारी तरफ से आपको कॉल हो जाएगा। और आप मुझसे पर्सनली, मैं कोई ऐसा नहीं है, मुझसे पर्सनली भी आप इस पर संवाद कर सकते हैं अपने एडमिशन से पहले, लेकिन वो फ़ोन कॉल के ज़रिए नहीं होगा, वो आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप कर दीजिए। और ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार आपको समय बता दूंगा कि आप किस समय बात कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 9887898181, 9887
9887898181, मतलब 9887898181। इस पे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप करके कर देंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल्स और कुछ जो जानकारी होगी वो मैं आपसे बात कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम मिलते हैं इंटरव्यू प्रोग्राम में भी मिलते हैं, मैं नए वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें खोलूँगा। लेकिन आप ज़रूर एक चीज़ लास्ट में मेरा सजेशन दोबारा से इस बात को है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के आप इंटरव्यू की अगर सीरियस तैयारी की दिशा में जा रहे हो तो बहुत डीपली जा कर के इसका अध्ययन करो, एनालिसिस करो, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे वो भी ज़रूर से ज़रूर उनका मंथन करो। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार मित्रों।